Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter motion and measurement of distances. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स देखी मेजरमेंट की। आप चीज़ों को अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ फुट से, गिल्ली डंडा से भी हमने मेजर किया, पेंसिल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। अब आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, सभी की लेंथ ऑफ पेंसिल डिफरेंट होगी, हैंड स्पैन सभी का जो लेंथ ऑफ हैंड स्पैन है वो सभी का अलग होगा, तो इसीलिए इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। पार्ट 2 में हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लस टाइप ऑफ मोशंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो वी वर ऑन पेज नंबर 99। टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, द लेंथ ऑफ फुट, आपके पैर की लेंथ, हील से लेकर टो तक जो लेंथ होती है वो, विड्थ ऑफ फिंगर, आपके फिंगर की उंगलियों की विड्थ, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, और आपके एक स्टेप की डिस्टेंस, एक कदम जब आप चलते हैं बीच में जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं, वो वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। उनको यूज़ किया जाता था यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में। वहाँ के जो लोग थे, दे मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शायद बहुत अच्छी यूनिट यूज़ की होगी मेजरमेंट की, बिकॉज वी सी एविडेंसेज इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब उस साइट को एक्सकवेट किया गया, वहाँ पर खुदाई की गई, तो कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मिली है जो बहुत परफेक्ट है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ के लोगों ने कोई बहुत अच्छा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया होगा। अ क्यूबिट इज लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर। इंपॉर्टेंट है, क्यूबिट जनरली पूछ लिया जाता है। क्यूबिट किसे कहते हैं? हाथ कहा जाता है हिंदी में इसको। आपकी एल्बो से लेकर, आपकी कोहनी से लेकर आपकी फिंगर टिप तक, मिडिल फिंगर जो है वहाँ की टिप तक, उसके सिरे तक जो डिस्टेंस है आपके हाथ की, उसको क्यूबिट कहते हैं। दिस वॉज यूज इन एंशिएंट इजिप्ट, ये पहले इजिप्ट में यूज़ किया जाता था, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट फॉर लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक यूनिट ऑफ लेंथ था। पहले मेजरमेंट के यही तरीके थे। तो क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट यूज़ किया जाता था आपके कोहनी से लेकर फिंगर टिप तक के बीच की डिस्टेंस। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फुट को, आपके पैर को भी यूज़ किया जाता था डिफरेंट पार्ट्स में। द लेंथ ऑफ फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और लेंथ ऑफ फुट जो है ये वैरी करता था फ्रॉम रीजन टू रीजन। People measured a yard of cloth by the distance between the end of outstretched arm and their chin. ये इंपॉर्टेंट है, एक यार्ड कैसे मेजर किया जाता है। ये आजकल भी आपने देखा हो, कई बार जो कपड़े बेचने वाले आते हैं, या फिर आपकी मदर जब मेजर करती हैं घर में कोई चीज़ रैंडम ऐसे ही, तो वो अपना एक हाथ फैला लेती है पूरा, इस हाथ में कपड़े को पकड़ते हैं, और यहाँ से लेकर अपनी चिन तक, ये जो बीच की डिस्टेंस है आपके स्ट्रेच्ड हाथ से, फैले हुए हाथ से लेकर आपके चिन तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो एक यार्ड है, और इससे क्लोथ मेजर किया जाता है आज के टाइम पे भी। द रोमन मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप। रोमन्स जो हैं पहले वो अपने स्टेप से, कदमों से चल के, या फिर अपने पेस जिसको आप कहेंगे, उससे मेजर करते थे। तो काफ़ी सारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के नाम आपको पता लगे। यार्ड क्या होता है? आउटस्ट्रेच्ड हैंड और चिन के बीच की डिस्टेंस। पेस तो आप जानते हैं, आपका एक कदम। फुट को यूज़ किया जाता था पहले नॉन स्टैंडर्ड के, उसमें क्यूबिट आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इन एंशिएंट इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, स्मॉल लेंथ्स मेजरमेंट्स यूज्ड वर एज अंगुल और मुट्ठी। जो बहुत छोटी छोटी लेंथ होती थी उनको अंगुल यानी कि उंगली, आपकी फिंगर्स, एंड मुट्ठी यानी कि फिस्ट, उनसे यूज़ किया जाता था। इवन टुडे, आज के टाइम पे भी, वी कैन सी फ्लैट सेलर्स यूजिंग देयर 4 आर्म्स। येस, फ्लैट सेलर्स आपने देखे होंगे अपनी 4 आर्म को, आगे की आर्म जो है हाथ को यूज़ करते हैं नापने के लिए गार्लैंड्स को। अगर आप माला लेने जाएंगे, इतनी लंबी माला चाहिए, तो वो अपने हाथ से ही मेजर करते हैं उसको, 4 आर्म से, अपनी कोहनी से लेकर अपने हाथ तक की जो डिस्टेंस है उससे फटाफट 3-4 बार लपेटेंगे उस पर, और फिर आपको दे देंगे कि ये 4 हाथ है या फिर ये 5 हाथ है। ओके, मैनी सच बॉडी पार्ट्स कॉन्टिन्यू टू बी यूज इन द यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। जब कन्वीनियंट हो, आपके पास स्केल नहीं है या फिर इतना एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट नहीं चाहिए, तो फिर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर लेते हैं नापने के लिए। हाउएवर, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, प्लेग्राउंड को नापना है, या फिर आप जब क्रिकेट खेलते हैं
वैसे गली क्रिकेट खेलते हैं तो स्टंप से थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे आते हैं, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं। हाउएवर, जबकि एवरीवन्स बॉडी पार्ट कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, हर किसी के बॉडी पार्ट कुछ डिफरेंट साइज के होते हैं। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट्स, इसने ज़रूर कन्फ्यूजन किया होगा मेजरमेंट में। इन 1790, देखिए कितना पहले, 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। फ्रांस के लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया जिसको मेट्रिक सिस्टम कहा गया। तो मेट्रिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, याद रखेंगे आप। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, हर जगह समानता रहे, अलग अलग सभी लोग मेजर ना करें, साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर जगह के, हर देश के साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया ताकि सब जगह यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग चल रहा है और अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, रशिया में अलग है। तो हर जगह इसको यूज़ किया गया और इसको कहा जाता है एसआई। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि आप लेंथ को किलोमीटर में भी मेजर करते हैं जो बहुत बड़ी लेंथ होती है, छोटी लेंथ को सेंटीमीटर में भी करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। इसलिए देखिए हर किसी के पीछे मीटर लगा है। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। डेसी, किलो, सेंटी ये तो हर किसी में होते हैं, लीटर में भी होते हैं, मीटर में भी होते हैं, किलोग्राम में भी होते हैं, सेंटीग्राम, है ना, किलोग्राम, डेसीग्राम। लेकिन लास्ट में जो यूनिट लगी है वो स्टैंडर्ड होती है, मतलब मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी लेंथ की। A meter scale is shown in figure 10.6, also shown is the 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। बिल्कुल, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का एक स्केल भी होता है। और ये देखिए, ये 1 मीटर आपको दिखाया हुआ है, ये आपका स्केल है 15 सेंटीमीटर वाला, और ये 1 मीटर का स्केल है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं इसमें, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, देखिए 99, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, और ये 100 सेंटीमीटर का ये आपका एक 1 मीटर स्केल है। कपड़े नापने वाले के पास आपको ज़रूर दिख जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें, अपने दोनों हैंड्स को ओपन कर लीजिए, आपकी एक फिंगर टिप से दूसरे फिंगर टिप तक लगभग इतना होता है 1 मीटर। ओके, ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। हर 1 मीटर को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया होता है, उन्हें हम कहते हैं सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स। बिल्कुल, ये आपने अपने स्केल में देखा होगा। ये देखिए, ऐसा कुछ आपका स्केल होता है, ये सेंटीमीटर्स हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बीच में 2 सेंटीमीटर्स के बीच में 10 डिविजन्स होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो ये जो 10 में डिवाइडेड होता है ये हर एक सेंटीमीटर, इनको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स। 1 मिलीमीटर कितना है? बहुत ही छोटा, इतना सा, ये है 1 मिलीमीटर। क्लियर है? 3 मिलीमीटर्स ये हैं 3 मिलीमीटर्स, 1, 2 एंड 3, इतना। 3 सेंटीमीटर ये इतना है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, इतना। ठीक, तो हर एक मीटर, कहने का मतलब है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, एक और यूनिट है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। कितना डिफरेंस है तीनों में ही। सब बहुत छोट, वैसे मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, इतने से, बस इतना ही, आप एक डॉट लगाओ, ऑलमोस्ट इतना ही सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है आपका। 10 डॉट्स लगा दोगे ऐसे ही तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। 100 सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर बनेगा और 1000 मीटर मिलके किलोमीटर बनेगा। बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर चींटी आपको मेजर करनी है तो फिर वो मिलीमीटर में होगी, और डिस्टेंस आपको मेजर करनी है बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली तो वो हाईएस्ट यूनिट जो है आपकी वो किलोमीटर है। मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर। हालांकि बीच में और भी बहुत सारी यूनिट है, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, लेकिन उतना डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है। अभी सिर्फ ये 4 यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर्स। ओके, और इनके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आपको चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है। ओके, सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज, जब आपको ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेज मेजर करनी हो, मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट। मीटर कन्वीनियंट यूनिट नहीं थी, सो हमने लार्जर यूनिट ली लेंथ की, जिसको हम किलोमीटर कहते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we need to know the correct way of measuring length and distances. Yes, अब आपको पता तो लग गया यूनिट कैसे मेजर आपको करनी है, लेकिन अब सही तरीका क्या है मेजर करने का. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. वी यूज मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. अ टेलर यूज अ टेप. टेलर के पास आपने देखा होगा स्केल नहीं टेप होती है, मेजरिंग टेप. Whereas a cloth merchant uses a meter rod. अगर आप क्लोथ मर्चेंट के पास जाएंगे कपड़ा लेने तो उसके पास एक मीटर रोड होती है लोहे की. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस. आपको क्या मेजर करना है उसके लिए आपको एक सुटेबल डिवाइस चूज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट मेजर द girth ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. आपको एक पेड़ का गर्थ मतलब चारों तरफ घेरा जो है उसको अगर नापना है कि कितना वो है गोल है, या फिर आपको आपके चेस्ट का साइज नापना है उसके लिए आप मीटर स्केल यूज़ नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस. अगर आपको एक पेड़ के चारों तरफ का वो निकालने को दिया जाए कि कितने सेंटीमीटर मोटा है, पहले कितना था अब कितना हो गया, तो आप स्केल लेके जाएंगे तो बिल्कुल सही से मेजर नहीं होगा. उसके लिए आपको मेजरिंग टेप चाहिए होगी, है ना. या फिर आप अगर दर्जी के पास जाते हैं उसको आपका शोल्डर नापने हैं कि कितना है, नेक नापनी है कितना बड़ा गला बनाना है, तो वो स्केल लेके नापेगा. स्केल क्योंकि फ्लैट होता है तो वो इसलिए यूज़फुल नहीं है. टेप जो है वो आपकी उसकी बनी होती है प्लास्टिक की, तो वो इजीली मुड़ जाती है, तो दैट इज़ वाई वो उसको यूज़ करता है. फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ 15 सेंटीमीटर स्केल. अगर छोटी आपको डिस्टेंस नापनी है, मान लीजिए आपको अपनी पेंसिल की लेंथ देखनी है, कल कितनी थी, मैंने कितना लिखा, कितनी कम हो गई, तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि छोटा है. इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग. जब आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है. सबसे पहले प्लेस द स्केल इन करेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ. देखिए सही और गलत तरीका क्या है. मान लीजिए आपको इस बॉक्स की लेंथ नापनी है, अगर आप टेढ़ा करके स्केल लगाते हैं ये गलत तरीका है. बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे, क्योंकि देखो कितना डिफरेंस आ रहा है. यहाँ से आप देखेंगे तो ये 13 से थोड़ा सा कम है, 13.23, और यहाँ पे 13.5 है एग्जैक्ट. तो 2-3 मिलीमीटर का डिफरेंस ऐसे बन जाता है. जितना आप टेढ़ा लगाते जाएंगे उतनी डिस्टेंस बड़ी होती जाएगी. सबसे पहले तो मेजर करना है जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग. दूसरा तरीका दी एंड में बी ब्रोकन. कई बार ऐसा होता है आपके स्केल का आगे का थोड़ा सा सिरा टूट जाता है, तो फिर आपको आगे से मेजर नहीं करना है. अगर है ज़ीरो, आपके स्केल में ज़ीरो है, जैसे यहाँ पर है ज़ीरो, ये यहाँ पर ज़ीरो का साइन है, तो आप ज़ीरो से मेजर करेंगे. लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप, ये गलत तरीका हो जाएगा क्योंकि आगे स्केल है ही नहीं, फिर आप 1 से मेजर करेंगे और जितना आपका आया, मान लो 14 आया है, यहाँ पर आपका 14 माइनस 1 कर देंगे 13, क्योंकि आपने 1 से मेजर करना स्टार्ट किया है. ये बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि 1 से शुरू करें या 0 से. तो यूनिट का मेजरमेंट हमेशा 0 से ही होता है. अगर आपका स्केल सही है, टूटा है तो फिर 1 से कर लीजिए, यहाँ से टूटा हुआ है तो फिर 2 से करिए, जो जितनी आपकी डिस्टेंस है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए. ओके. दूसरा तरीका ये, अगर ब्रोकन है तो जहाँ से सही है आपका स्केल 0 को छोड़ दीजिए, आगे करिए और फिर उससे -1 कर दीजिए. जैसे यहाँ पर 14.3 है तो माइनस कर दिया, 13.3 हो गया आपका. ठीक. करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, ये आपको मैथ्स में भी बताया गया है, ज्योमेट्री जहाँ पर शुरू हुई है, कि कैसे आपको डिस्टेंस लेंथ को देखना है. तो टेढ़ा नहीं देखना बिल्कुल भी. अगर आपने स्केल ऐसे प्लेस किया है, आप इधर से देखेंगे तो देखिए 7 से कम आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्केल की भी थोड़ी सी थिकनेस होती है, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इधर और इधर से देखने से, कॉर्नर से देखने से 1-2 मिलीमीटर का डिफरेंस पड़ जाता है. तो आपको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल सीधा उससे देखना है. ओके. तो ये तीसरा देखने का तरीका है. तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो प्लेस करना है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल. दूसरा बिल्कुल ऊपर से देखना है. तीसरा 0 से शुरू करना है, अगर 0 नहीं है तो 1 से शुरू करिए, फिर जितनी लेंथ है उसमें से -1 कर दीजिए. क्लियर. अब आपको कुछ चीज़ें दी हुई है कि आपको आपकी हाइट मेजर करनी है, हैंड स्पैन मेजर करना है. दिस यू विल डू योरसेल्फ. आगे आते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. बिल्कुल. अब आप कहेंगे चलो सीधी लाइन है तो हम स्केल से मेजर कर लेंगे इसको, तो लेकिन अगर ऐसी लाइन है कोई, मैं कहूँ इसकी लेंथ निकाल के बताओ, तो कैसे करेंगे, क्योंकि स्केल तो इसके ऊपर रखा नहीं जा सकता, स्केल तो बिल्कुल सीधा होता है. या तो आप बिल्कुल ऐसे करें, पहले स्केल यहाँ रखे, यहाँ उससे भी मेजर नहीं होगा, इतनी इतनी डिस्टेंस करके फिर ऐड करें, वो बहुत लेंथी टास्क होगा और एग्जैक्ट मेजर भी नहीं होगा. तो जब आपको किसी कर्व लाइन की डिस्टेंस मेजर करनी हो, एक धागा लीजिए,
इसके ऊपर थ्रेड रखा जा सकता है, जैसे आप उसको फोल्ड करेंगे ऐसे रखिए थ्रेड को इसके ऊपर, मान लीजिए आपने रेड कलर का थ्रेड लिया, बिल्कुल ऊपर ऊपर रखते जाइए प्लेस करके, उसके बाद जहाँ तक ये लेंथ है उसको कट कर लीजिए, फिर थ्रेड को फैला के रखिए और उसको स्केल से मेजर कर लीजिए। ओके, तो कर्व लाइन को डायरेक्टली मीटर स्केल से नहीं यूज़ करना, थ्रेड से यूज़ करना है। कर्व लाइन के अलॉन्ग पहले आप उसको प्लेस करेंगे, फिर कट करेंगे जहाँ लाइन खत्म होती है, एंड देन उसको स्केल से मेजर करेंगे। ऐसे देखिए जहाँ पर ये बच्चा कर रहा है, ऐसे यहाँ तक रखा, फिर यहाँ से पकड़ के आगे रखा, फिर ऐसे 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 करते हुए एंड तक लेके गया, बी पॉइंट जहाँ पे कट कर लिया और फिर उसको मेजर कर लिया। ठीक, यहाँ पर यही आपको बताया हुआ है। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अब हम मोशन की बात करने वाले हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, कुछ चीज़ों के बारे में सोचे जो आपने अभी देखी हो, उनका 10.4 में लिखिए। जैसे कि स्कूल बैग देखा आपने, एक मस्कीटो देखा है, अभी टेबल देख रहे हैं, लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, पीपल मूविंग अबाउट, चारों तरफ घूम रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, बटरफ्लाई, डॉग, काऊ, अपना हाथ, छोटा बेबी, फिश, वाटर में हाउस, फैक्ट्री, पीस ऑफ स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, वॉल क्लॉक, हैंड, आपके घर का सोफा, टेबल, चेयर, एक साइकिल, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, कौन सी चीज़ इनमें से मूव कर रही है। जैसे घर की क्लॉक आपकी मूव कर रही है, फिश वाटर में मूव कर रही है, घोड़ा मूव कर रहा है ना, पत्ता जो है वो मूव कर रहा है, डॉग मूव कर रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो, बटरफ्लाई मूव कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जो रेस्ट में है, जैसे आपका स्कूल बैग रखा हुआ है सिर्फ, वो रेस्ट में है, टेबल रेस्ट में है अभी, स्विंग मशीन मान लीजिए मूव कर रही है, कोई उसको चला रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, तो आपका हैंड जो है, क्लॉक के हैंड सॉरी, वो मूव कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मूविंग है और कुछ जो है मोशन में है, कुछ रेस्ट में है, जैसे घर, टेबल, क्लॉक रेस्ट में है, लेकिन क्लॉक की हैंड्स जो है वो मूव कर रही है, बर्ड मूव कर रही है। तो मूविंग और एट रेस्ट आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, कैसे आप डिसाइड करेंगे ये मूव कर रहा है या रेस्ट पे है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद बर्ड उस जगह पे नहीं है जहाँ वो पहले थी, उड़ के आगे चली गई है, तो हमें पता लगा कि ये मूव कर रही है। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, टेबल वहीं पर है जहाँ पर पहले थी, तो यानी कि ये मूव नहीं कर रही है। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन चेंज होती है मतलब कि वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स, एक जगह देखिए जहाँ पे आपको एंट्स मिल जाए, थोड़े से लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर उसके ऊपर रख दीजिए ग्राउंड के ऊपर और उनके ऊपर शुगर डाल दीजिए। एंड्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर, अट्रैक्ट होंगी उसके ऊपर, एंड यू विल फाइंड मैनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून, जल्दी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो एंड्स है वो उस पेपर के ऊपर क्रॉल कर रही है। फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रॉल ऑन टू द शीट ऑफ पेपर, एक किसी भी एंड को पकड़ लीजिए, उसको मतलब चूज़ कर लीजिए, वो जहाँ पर है उस पर एक पॉइंट लगा दीजिए कि यहाँ पर है। कीप मार्किंग इस पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव ऑन द शीट ऑफ पेपर, जब वो शीट ऑफ पेपर पे मूव करे ध्यान रखिए और वहाँ पर पॉइंट्स लगाते जाइए। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ शुगर, थोड़ी देर के बाद उसे शुगर से फ्री कर दीजिए और एंड से कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द मार्क विद एन एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज मूविंग, और देखिए कि एंट किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। पहले हमने देखा एंट यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो उनको एरो से आप ज्वाइन कर देंगे कि इस तरीके से इसने मूव किया। ईच पॉइंट यू मार्क शोज वेयर द एंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड्स, थोड़े से सेकेंड के बाद एंट कहाँ कहाँ मूव करी ये उसकी मूवमेंट शो करेंगे जो आपने एरोज लगाए हैं। मोशन सीम टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, डेफिनेशन है मोशन की। अगर पूछा जाएगा मोशन क्या होता है एग्जाम में तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, पहले वो कहीं है थोड़ी देर बाद कहीं है, मतलब कि वो मोशन में है अभी। ठीक, आपकी कार अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो आगे चली गई, मतलब वो मोशन में है, लेकिन अगर यहीं पर है और यहीं पे खड़ी है मतलब वो एट रेस्ट है, मोशन में नहीं है। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन द ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, आपने जब देखा था क्लॉक की हमने बात की थी, या फिर स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, फैन आप देख रहे हैं घूम रहा है गोल गोल, हालांकि आपकी छत के ऊपर ही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे या फिर एट रेस्ट कहेंगे। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो, एक से दूसरी जगह तो ये जा नहीं रहे हैं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ दीज पार्ट, क्या इनके किसी पार्ट में मूवमेंट हो रही है,
क्लॉक की हैंड्स में मूवमेंट हो रही है, सुइयों में मूवमेंट हो रही है, फैन के ब्लेड्स में मूवमेंट हो रही है, वो कांस्टेंट गोल गोल घूम रहे हैं। द ब्लेड्स ऑफ फैन और द हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, कैसे मूव कर रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एंट और द ट्रेन, क्या उनकी मूवमेंट एंट या ट्रेन जैसी है? नहीं, एंट और ट्रेन सीधी जा रही है, ट्रेन भी स्ट्रेट जाती है, लेकिन ये क्या है, गोल गोल घूम के बार बार एक ही उसमें ऐसे घूम रहे हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। अब हम कुछ टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मोशन मतलब हमेशा यही नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जो आपकी कांस्टेंट एक ऐसे भी मोशन होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, या फिर पेंडुलम को आप देखिए इधर 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 ऐसे ही जाए जा रहा है, ये भी एक मोशन ही है। ओके, तो अब हम टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। आप देख रहे हो ऊपर से कोई स्टोन गिर रहा है, या फिर बसेस जो है डिफरेंट व्हीकल्स रोड के ऊपर जा रहे हैं, या फिर सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? स्प्रिंटर इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। स्प्रिंटर्स हम बोलते हैं एथलीट जो कि रेस करते हैं आपके, तो 100 मीटर की रेस में स्ट्रेट ट्रैक पे वो जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग? आप अपने चारों तरफ से और कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्रेन चल रही है, साइकिल से आप स्कूल जाते हैं, है ना, कोई बुलॉक कार्ट जा रहा है, तो वो सीधी लाइन में स्ट्रेट जाता है, हालांकि कहीं मुड़ भी जाता होगा बीच में, बट स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि घूम के बार बार वहीं आ रहा है, सर्कुलर मोशन या कुछ ऐसे हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी सी द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन। इंपॉर्टेंट लाइन है, रेक्टिलीनियर मोशन हमारा फर्स्ट टाइप का मोशन है जहां पर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, टेक अ स्टोन। एक स्टोन लीजिए, उसको एक धागे में बांध दीजिए, वॉल इट, उसको धागे को पकड़ के ऊपर से उसे घुमाइए अपने हाथ से। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ स्टोन, स्टोन का मोशन देखिए। हम देखते हैं कि मोशन जो आपका पत्थर है वो ऊपर आप पकड़ेंगे धागे को और चारों तरफ घुमाएंगे तो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बिल्कुल गोल गोल ऐसे वो घूमेगा। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। डिस्टेंस सेम है आपके हाथ से, ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर चला गया है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो चीज़ गोल गोल घूमती है उसको सर्कुलर मोशन हम लोग कहेंगे। जैसे कि रेहट में जो आपका बुलॉक है वो राउंड राउंड घूमते थे, पहले ये होता था इरिगेशन के लिए और इसमें पानी आता था, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। ये जो घूम रहा है ये भी सर्कुलर मोशन है। उसके बाद ये जो विंड का होता है आपको डायरेक्शन बताने के लिए, ये भी राउंड राउंड घूमता है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। आपका जो फैन घूम रहा है वो भी सर्कल में घूम रहा है। डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि दूर चला गया है, उसी वहीं पर है फिक्स, लेकिन मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। दो मोशन हमने पढ़े, रेक्टिलीनियर जो कि सबसे पहले रेक्टिलीनियर जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लीनियर मतलब लाइन, और सेकंड सर्कुलर जो कि सर्कल में होते हैं। द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो आपकी क्लॉक मूव करती है वो भी गोल गोल ही मूव करती है, वो भी सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपकी घड़ी या फिर पंखा खुद मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि उसका ब्लेड मूव कर रहा है, उसके जो आपके क्लॉक है उसके हैंड्स मूव कर रहे हैं। इफ़ वी मार्क अ पॉइंट anywhere on the blade of fan or on the hand of a clock, the distance of this point from the center of fan or the clock will remain the same as they rotate। अगर आप एक यहाँ पॉइंट लगा दें, ये कहीं भी मूव करेंगे, इनकी डिस्टेंस हमेशा इससे सेम ही रहेगी। ये आपने सर्कल में पढ़ा होगा अपने मैथ्स में, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियस, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम ही रहती है सेंटर के उससे, मतलब कि डिस्टेंस कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, बस अपनी उसमें गोल गोल घूम रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन की। इन सम केसेस द ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, जैसे कि यहाँ पर रिपीट करता है अपने ही मोशन को एक टाइम के बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक पीरियड के बाद जब रिपीट करने लगे तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये इधर से इधर आएगा, फिर इधर से वापस इधर चला जाएगा, फिर इधर आएगा पेंडुलम आपका, तो वही चीज़ बार बार हो रही है, इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। सर्कुलर नहीं है, गोल नहीं घूम रहा है ये बिल्कुल। टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में आपने जो स्टोन लिया था, अब उसको होल्ड कर लीजिए। अब गोल गोल नहीं घुमाना है, ऊपर की तरफ नीचे पकड़िए और उसको इधर उधर ऐसे करिए। ऐसे आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, ये पत्थर है, तो ऐसे ऐसे इधर इधर इस तरीके से। ओके, दिस इज अ पेंडुलम। ये एक पेंडुलम है आपका। पुल द स्टोन टू वन साइड ऑफ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अगर आप उसको
छोड़ देंगे तो अब पेंडुलम मोशन में एक हाथ से दूसरे हाथ में कर देंगे तो वो मोशन में होगा. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो. एक पेड़ की जो ब्रांच है जो पेड़ से अटैच है, जब हवा आती है तो वो एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, तो उस टू एंड फ्रो इधर उधर वो चलती ही रहती है, उसको भी पीरियोडिक मोशन ही कहेंगे हम. ओके. मूविंग ऑफ अ चाइल्ड इन अ स्विंग. जब एक स्विंग पर आप झूला झूलते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, तो वो भी पीरियोडिक मोशन है. स्ट्रिंग ऑफ गिटार और द मेम्ब्रेन्स ऑफ ड्रम. ड्रम की मेम्ब्रेन्स, जब आप तबला बजाते हैं या फिर स्ट्रिंग गिटार के जो स्ट्रिंग है, थ्रेड जो है, वो जब मूव करते हैं बीइंग प्लेड, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल आप सभी मोशन के ज़रूर कर ले, 3 to 4 ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन ही है. देखिए यहाँ पर आपको पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं पिक्चर्स के थ्रू. सो वेयर एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट. जब कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर उसका कोई पार्ट अपनी मोशन को रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है. डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज पार्ट ऑफ एक्टिविटी इन 5. आपने स्विंग मशीन को देखा होगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव इन अ सर्कुलर मोशन. जब आप चलाते हैं, अगर आपने कभी स्विंग मशीन देखी है, सिलाई की मशीन देखी है, तो इसमें ये सर्कुलर ये होता है जो कि मूव करता रहता है ऐसे. इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल. और उसमें इधर एक नीडल भी होती है, सुई जिससे कपड़े सिलते हैं. ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं एज लॉन्ग एज इट्स व्हील रोटेट. जब तक व्हील रोटेट करता रहेगा तब तक वो अप एंड डाउन चलते रहेंगे. देखिए ये है आपकी स्विंग मशीन. इसको पकड़ के आप घुमाते हैं, ये गोल गोल घूमता रहता है. यहाँ पर व्हील है और यहाँ पर आपकी वो सुई होती है, निडल होती है, जो कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलती रहती है और कपड़ों को सिलती है आपके. ओके. इसमें 2 टाइप के मोशन है. कौन कौन से? यहाँ पर हो रहा है सर्कुलर मोशन क्योंकि ये व्हील गोल घूम रहा है. और यहाँ पर कौन सा है? एक ही मूवमेंट रिपीट कर रही है बार बार. ये ज़रूरी नहीं है पीरियोडिक मोशन में मोशन हमेशा ऐसे ही हो पेंडुलम की तरह. वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन भी हो सकता है. तो मतलब यहाँ पर जो आपकी ये है नीडल, वो कैसा मोशन शो कर रही है? वो आपका पीरियोडिक मोशन शो कर रही है. कहीं भी जा नहीं रही है, ऐसा नहीं है पहले यहाँ पर है फिर यहाँ चली गई. मूवमेंट नहीं हो रही है, एक ही जगह पर है लेकिन वहीं पर ही रहते हुए वो मोशन शो कर रही है. मतलब ये आपका पीरियोडिक मोशन है. ओके. सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड. ग्राउंड में आपने बॉल को देखा होगा. हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. यहाँ पर बॉल रोटेट भी करती है, गोल गोल भी घूम रही है. ऐसा नहीं है कि बॉल ऐसे है तो ऐसी की ऐसी आगे चली गई. गोल गोल घूमते हुए आगे जाती है और आगे भी जा रही है. मतलब डिस्टेंस भी कवर कर रही है और चारों तरफ अपने घूम भी रही है. दिस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. यहाँ पर वो रोटेशनल मोशन में भी है, मतलब गोल भी घूम रही है और रेक्टिलिनियर आगे भी जा रही है. जैसे हम बात करें आपके पहिया की, जैसे आपकी साइकिल का जो व्हील है वो गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है. मतलब रेक्टिलिनियर भी है और रोटेशनल भी है. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? बिल्कुल, आपके साइकिल का व्हील अभी बताया गोल भी घूम रहा है और डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर. हालांकि आप अगर ऊपर उठा ले साइकिल को और फिर एक व्हील को घुमाए पैडल पकड़ के, तो फिर वो सिर्फ गोल गोल घूमेगा, आगे साइकिल नहीं जाएगी. लेकिन अगर वो ग्राउंड के ऊपर है तो वो राउंड भी घूम रहा है और डिस्टेंस भी जा रहा है. मतलब कि वो आपका रेक्टिलिनियर और रोटेशनल दोनों मोशन है. अगर आप एक किसी साइकिल को साइकिल नहीं किसी और ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, टेबल को आगे खिसकाते हैं तो टेबल चारों तरफ गोल गोल नहीं घूमती, सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल करती है. वो सिर्फ रेक्टिलिनियर है, रोटेशनल नहीं है. क्लियर है? वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन. हमने मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ की, कुछ टाइप ऑफ मोशंस देखे. हमने देखा कि मोशन जो है वो पोजीशन में चेंज होता है टाइम के साथ और ये पोजीशन डिस्टेंस में भी आप मेजर कर सकते हैं. दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो द मोशन इज. इससे पता लगता है कि मोशन कितना फास्ट या स्लो है. द मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई flitting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going round the earth, and the blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. आपकी बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है. सन आप देखते हैं, सन तो नहीं, अर्थ रोटेट कर रही है ऑब्वियसली. हालांकि आप मून को देखते हैं कि गोइंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है. एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, बटरफ्लाई उड़ रही है, स्नेल ग्राउंड पे चल रहा है, आपके घर में फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है. तो हमारे चारों तरफ मोशन है. दैट इज़ वाई ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है होपफुली. टाइप ऑफ मोशंस और मेजरमेंट की यूनिट्स आपको समझ में आ गई होगी. मोटा मोटा अगर बताएं एग्जाम में, टाइप ऑफ मोशंस इंपॉर्टेंट है. जितने भी आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन
और दूसरा मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स और 2-3 नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पूछ लिया जाता है। नेम 3 नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड में तो सिर्फ एक ही है मीटर, उसमें ही आपने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर बना दी है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्विज इस चैप्टर की बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, वेट फॉर दैट टू कम।